हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग लेक्चर 2 पढ़ने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। हम लोगों ने स्टार्ट किया था फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज लेक्चर 2 है, तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में, एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में। उन्हीं पे ऊपर आज हमारा डिस्कशन होगा। सबसे पहले हम देखते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। दैट मीन्स कि हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दो तरह से करते हैं। एक होता है एटम्स का, या एलिमेंट्स भी आप बोल सकते हो एटम्स का, और दूसरे होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स उनका। तो हम देखते हैं कि दोनों के केस में कैसे हम इनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो आप देख सकते हो इनको, जो एटम्स होते हैं, अगर मैं उस एटम्स को, कोई अननोन एटम्स है उसको मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूँ, देन हमें क्या करना पड़ता है, इनका जो लोअर सबस्क्रिप्ट है यहाँ पे जो हम राइट करते हैं वो होता है एटॉमिक नंबर। वो उनका एटॉमिक नंबर को हम यहाँ पे राइट करते हैं नीचे में, दैट इज जेड। और जो इनके अपर सबस्क्रिप्ट हैं यहाँ पे हम लोग लिखते हैं उनके मास नंबर को, इसे हम कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं। एक्स अगर कोई एटम है तो यहाँ पे जो नीचे में जो लिखा गया है वो लिखा गया उनका एटॉमिक नंबर। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, ये है एटॉमिक नंबर। और जो ऊपर में यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं ये होते हैं उनका मास नंबर। मास नंबर। इस तरह से हम एटॉमिक्स का सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं। अगर फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें तो फंडामेंटल पार्टिकल्स, लेट की कोई फंडामेंटल पार्टिकल्स आई है, क्या है आई। अब इस आई को हमें रिप्रेजेंट करना है तो कैसे लिखेंगे, इनका सिंबल आई। इनके जो लोअर सबस्क्रिप्ट हैं यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि एटम्स के केस में एटॉमिक नंबर होते हैं, बट फंडामेंटल पार्टिकल्स के केस में यहाँ पे जो हम लिखते हैं वो होता है उनका रिलेटिव चार्ज होता है। तो मैं यहाँ पे जेड लिख रहा हूं, ये जेड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो जेड है वो उनका रिलेटिव चार्ज है, रिलेटिव चार्ज। और जो इनका अपर सबस्क्रिप्ट होता है यहाँ पे मैं कैपिटल ए से स्टूडेंट कर रहा हूं, ये जो कैपिटल ए है वो उनका रिलेटिव मास होता है। रिलेटिव चार्ज क्या होते हैं, रिलेटिव मास क्या होते हैं, ये मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताया था। रिलेटिव मीन्स ये हुआ कि किसी की रिस्पेक्ट में जो हम निकालते हैं ना उनको बोलते हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन का रिलेटिव चार्ज 0 होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रहे थे तो न्यूट्रॉन का रिलेटिव चार्ज 0 होता है, क्योंकि इसके पास कोई चार्ज नहीं होते हैं। प्रोटॉन का होता है 1 और इलेक्ट्रॉन का होता है -1। अगर हम मास की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन के पास तो मास होते हैं, तो इनका रिलेटिव मास होता है 1। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पिछले क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा था। प्रोटॉन के केस में क्या होता है, इनका रिलेटिव मास भी होता है 1। और इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होते हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इन कंपेरिजन ऑफ मास। तो इनका मास जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेरिजन में बहुत ही कम होता है, इसलिए हम इसको रिलेटिव मास जो है वो 0 कंसिडर करते हैं। ये है आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख सकते हो ये जो आपका नीचे वाला जो सबस्क्रिप्ट है ये होते हैं रिलेटिव चार्ज, और ये जो आपका ऊपर में अपर सबस्क्रिप्ट है ये होते हैं उनके रिलेटिव मास। अगर एटम्स की बात किया जाए तो एटम्स के केस में क्या होते हैं, जो लोअर सबस्क्रिप्ट है, ये जो जेड आप दिख रहे हो, ये जेड जो है वो आपका एटॉमिक नंबर होता है। और ये जो ए है जो अपर सबस्क्रिप्ट में है ये होता है उनका मास नंबर होता है। इस बात को आप अच्छे से समझिए, दोनों में डिफरेंसेस। फंडामेंटल पार्टिकल्स के केस में रिलेटिव चार्ज और रिलेटिव मास होते हैं, जबकि एटम्स के केस में क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर और मास नंबर होते हैं। ओके जी, चलिए अब हम समझते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। तो मैं एक बार इसे राइट डाउन कर दे रहा हूँ अच्छे से। चलिए इस तरह से मैंने इनको अच्छे से राइट कर दिया है। अब आप देख सकते हो एटम्स हैं एक्स, इनको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमने एटॉमिक नंबर और मास नंबर का यूज किया है। कोई एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, फंडामेंटल पार्टिकल्स है आई, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने रिलेटिव चार्ज और रिलेटिव मास का यूज किया है। यहाँ पर ए जो है वो आपको रिलेटिव मास दिखा रहा है और जेड रिलेटिव चार्ज दिखा रहा है।
ये जो है आपका रिलेटिव चार्ज है। बट इन द केस ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स Z इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर्स मीन्स क्या होता है, देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही हम लोग एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। और जो A है वो है आपका मास नंबर। मास नंबर मीन्स हुआ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रीगेट मास ऑफ एटम। मीन्स मास ऑफ एटम के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसीलिए जो मास नंबर होते हैं वो इक्वल्स होते हैं किसके, ये इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। तो आप लिख सकते हो, इनको राइट कर सकते हो कैसे, अगर सिंपली हम P लिखे प्रोटॉन के लिए और N लिखे न्यूट्रॉन के लिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये आ गया आपके मास नंबर। ठीक है बच्चे, तो ये एक इक्वेशन भी हो सकता है कि अगर आपको इनमें से एटॉमिक मास मास नंबर दिया हुआ है और आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं पता है आपको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल सकते हो। बट नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको पता ही होगा जनरली, क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर आपको पता चल ही जाता है हर जनरली। इसलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम इस फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर बात की जाए हीलियम, तो हीलियम में होते हैं 2 और 4। ये 2 दिखा रहे हैं आपके एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर हम बात करें यहाँ की मास नंबर की, तो मास नंबर शो कर रहा है कि ये जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। और आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन है 2, यहाँ पे हम लिख लेंगे 2। दिस इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 2। मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों 2-2 हैं। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन के केस में, तो हाइड्रोजन में क्या होता है 1 और 1। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 1 है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें मिल गया 1। अब ये जो दिखाई दे रहे हैं ये होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन अगर आप 1 रखोगे तो न्यूट्रॉन आपको कितना रखना पड़ेगा 0, तभी तो ये इक्वल्स टू 1 होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ये बात आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हाइड्रोजन के पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ये एक फैक्ट भी है, आप इसको याद कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं किनका, एटम्स का या फिर फंडामेंटल पार्टिकल्स का। अब हम लोगों को एटम्स का तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप लोग कैसे क्या करना है निकालने के लिए जानते भी हैं, बट फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में आप नहीं जानते। तो हम देखते हैं कुछ कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स जिनको हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनके ऊपर देखते हैं, इनका प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा, फिर हम आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। तो मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन करेंगे, नोट्स बनाएंगे। चलिए देखिए बच्चे, अब हमें क्या कर रहे हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम फंडामेंटल पार्टिकल्स। कुछ एग्जांपल्स देते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स का और उन्हें हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने का ट्राई करते हैं। जैसे कि आपको लिखना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया था रूल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स का सिंबल लिखिए, नीचे में उनका रिलेटिव चार्ज और ऊपर में उनका रिलेटिव मास लिखना है। एक दो एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। सबसे बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं, वो सिंबल होता है स्मॉल ई। तो वो इसके लिए हम यूज करेंगे स्मॉल ई। नीचे में हमें लिखना है रिलेटिव चार्ज। तो रिलेटिव चार्ज कैसे लिखते हैं आपको पता है, -1। ये मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था। और उसके बाद हमें ऊपर में क्या लिखना है, उनका रिलेटिव मास। तो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास होता है 0। तो ये आ गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप चाहते हो प्रोटॉन का लिखना तो प्रोटॉन का भी हम लिख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से लिखना है। तो प्रोटॉन के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो यूज करते हैं P। चलिए लिखते हैं P। इनका रिलेटिव मास क्या होता है 1 होता है और रिलेटिव चार्ज क्या होता है ये भी 1 होता है। तो P 1 क्लियर। चलिए इनके बाद हम आते हैं न्यूट्रॉन का लिखते हैं। न्यूट्रॉन के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, स्मॉल n। और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज होता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इनको लिखेंगे 0। बट इनका रिलेटिव मास क्या होता है 1। दैट्स वाई हम इनको लिखते हैं 0 और 1। ये तो बेसिक थे जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। इनके अलावा कुछ पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, उन्हें लिखने का ट्राई करते हैं। जैसे प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का उल्टा हो जाएगा एंटी प्रोटॉन। ये कुछ पार्टिकल्स हैं जैसे कि एंटी प्रोटॉन। अब नाम से ही क्लियर है कि प्रोटॉन का एंटी, दैट मीन्स जो प्रोटॉन का एंटी का मीन्स हुआ कि प्रोटॉन का पर जो आपका रिलेटिव चार्ज है उसका उल्टा। तो
तो प्रोटॉन के लिए आप क्या लिखते हो, P1 लिखते हो। तो एंटी प्रोटॉन का क्या होता है, रिलेटिव चार्ज होगा 1 नहीं होकर के -1, इनका रिलेटिव चार्ज डिफर कर गया, और जो मास है वो रिलेटिव मास बिल्कुल वही रहने वाले हैं। तो एंटी प्रोटॉन को हम लिखते हैं P-1 एंड, और मास नंबर होता है इनका, सॉरी रिलेटिव मास होता है 1। इसके बाद हम लोग यूज करते हैं पॉजिट्रॉन, इनका पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इस टर्म में आप देख सकते हो कि 2 टर्म है, पोजी एंड ट्रॉन। ये दिखा रहा है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, क्लियर देखिएगा, पॉजिट्रॉन ये जो है 2 टर्म से मिला हुआ है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ऐसा समझिए इसको। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स, फिर क्लियर हो गया। कैसे इसको करेंगे हम, इसको करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है E-1 0, और चूंकि आ गया पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इसलिए यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा। क्लियर हुई? अगर क्लियर नहीं हुई तो फिर समझिएगा इनको। इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम यूज करते हैं -1 और 0, बट ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है इसलिए हम यहाँ पे -1 नहीं यूज करके 1 यूज करेंगे सिंपली। ये पॉजिट्रॉन। उसके बाद एक पार्टिकल्स है जिनका नाम है न्यूट्रिनो, फंडामेंटल पार्टिकल है न्यूट्रिनो। अब इनको लिखने का ट्राई करते हैं। न्यूट्रिनो के लिए हम न्यू का सिंबल यूज करते हैं, सिंबल, ये जो न्यू का सिंबल इसको आप यूज कर सकते हो। बहुत लोग इसको ऐसे भी यूज करते हैं, जैसे आपका कन्वीनियंट हो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, न्यू। और इनका जो रिलेटिव चार्ज और रिलेटिव मास दोनों क्या होता है, 0 होता है, तो 0 0, ठीक है बच्चे। चलिए, और एंटी न्यूट्रिनो है, एक न्यूट्रिनो होते हैं और एक होते हैं एंटी न्यूट्रिनो। तो एंटी न्यूट्रिनो में क्या होते हैं, अब न्यूट्रिनो का उल्टा होता है एंटी न्यूट्रिनो, बस उनका सिंबल जो है वो डिफर कर जाएंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एंटी न्यूट्रिनो। सॉरी, ये नाम लिखा गया उल्टा, न्यूट्रिनो। हाँ, तो इनका लिए हम क्या यूज करेंगे, जो सिंबल है वो सिंबल ऐसा ही होगा, बस इनके ऊपर एक रेकरिंग बार खींच देंगे इस तरह से। और जो 0 का उल्टा क्या होता है, 0 ही होता है, नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो तो कुछ है ही नहीं, 0 0। इस तरह से हम फंडामेंटल पार्टिकल्स का क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब इनके ऊपर हम एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, फिर हम आगे की तरफ कुछ एग्जाम्पल्स आपको होमवर्क देंगे, आपको सॉल्व करके लाना है, और फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल्स क्या है। पहले आपको क्या करना है, वीडियोस पॉज करके इसको अच्छे से समझना है, फिर नोट डाउन करने हैं, फिर आगे की तरफ न्यूमेरिकल्स पे बढ़ने हैं, ठीक है बच्चे। चलिए बच्चे, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, अ फंडामेंटल पार्टिकल नेमली नेगेटिव म्यूऑन, आपको दिया हुआ फंडामेंटल पार्टिकल जिसका नाम है नेगेटिव म्यूऑन इज 208 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। इस तरह का क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में भी किया था एक, 208 टाइम्स ये हैवियर है, किससे, इलेक्ट्रॉन से। गिव इट्स रिप्रेजेंटेशन, आपको क्या करना है, इसका रिप्रेजेंटेशन देना है, एंड फाइंड इट्स स्पेसिफिक चार्ज इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स ये हुआ कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिलेटिव में आपको इसका स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट करना है कि कैसे है। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं, गिव इट्स रिप्रेजेंटेशन। पहले रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं, म्यूऑन है तो म्यूऑन को हम लोग म्यू साइन से डिनोट करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव म्यूऑन है तो उसका वही लिख देते हैं, नेगेटिव म्यूऑन। कैसे इसको लिखेंगे, सिंबल लिखिए पहले, सिंबल इसका हो गया म्यू, क्लियर। नीचे में आपको लिखना है रिलेटिव चार्ज, तो वो तो आपको पता है, नाम में ही क्लियर, नेगेटिव म्यू1 है तो ये हो जाएंगे -1, क्लियर, -1। अब बात कर रहे हैं इनके रिलेटिव मास के बारे में कि मैं ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूं, ये वैल्यू मैं यहाँ पर क्या पुट करूं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन ये है कि इज 208 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, मीन्स यह इलेक्ट्रॉन से 208 टाइम्स हैवियर है। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि यह इलेक्ट्रॉन के मास का 208 टाइम्स है, 208 गुना है, तो क्या अब हम इसके मास को नेग्लेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। मैं बोलूंगा जी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह 208 गुना ज्यादा है
किसके, इलेक्ट्रॉन के मास से। अगर बात करें हम प्रोटॉन के रिलेटिव में, तो प्रोटॉन का मास क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, मैं यहाँ पे रफ कर लेता हूँ आपको समझ आने के लिए। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1836 टाइम्स होता है किसका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। और मास ऑफ म्यू1 आपको दिया हुआ है, यहाँ पे मास ऑफ म्यू1 आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड कर रहा है, ये 208 टाइम्स है किसका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। अगर आप दोनों का रेशियो लेते हैं तो आपको ऐसा पता चलेगा कि मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ म्यू1 इज इक्वल्स टू ऑलमोस्ट, ये मैं बोल सकता हूँ कि 9 के इक्वल्स आएंगे 9 के इक्वल्स। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि मास ऑफ म्यूऑन जो है, मास ऑफ प्रोटॉन जो होंगे वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स होंगे 9 टाइम्स मास ऑफ म्यूऑन के। क्लियर, आप देख सकते हो इससे कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो 9 टाइम्स ये है मास ऑफ म्यूऑन्स के। तो क्या अब मैं इसको म्यूऑन्स को नेग्लेक्ट कर दूंगा, मैं बोलूंगा नहीं, नेग्लेक्ट इसलिए नहीं कर सकते। अगर ये 1000 टाइम्स लेस रहता तो हम इसको कर सकते थे, लेकिन ये क्या है कि 9 टाइम्स ही ना लेस है, क्योंकि अगर 9 ठो म्यूऑन आप लेकर के आओगे तब जाके एक प्रोटॉन के इक्वल होगा मास इनका। तो इस टाइम पे आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। तो अगर हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे तो इनका वैल्यू हम क्या लिखें, 1/9 लिखें। आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि इनका रिलेटिव मास मैं 1/9 लिखूं, मैं बोलूंगा जी नहीं, आपको यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं लिखने हैं, आपको या आइदर 1 लिखने हैं और 0 लिखने हैं। इस केसेस में ये क्लियर है कि ये मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ म्यू1 इक्वल्स टू नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं लेने हैं, हमें जो है रिलेटिव वैल्यूज लेने हैं, वो या तो 1 होने चाहिए या वो 0 होना चाहिए। अगर आप उनको इग्नोर कर सकते हो तो ठीक है बच्चे, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा है। तो ये कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि मास ऑफ म्यू1 जो है वो तो कम है मास ऑफ प्रोटॉन के, फिर भी हमने यहाँ पे 1 क्यों लिखा है, इसलिए मैंने आपको रफ करके थोड़ा समझा दिया। चलिए, तो मेरा फर्स्ट पार्ट जो है वो तो क्लियर हो गया, गिव इट्स रिप्रेजेंटेशन, तो रिप्रेजेंटेशन वाला तो क्वेश्चन सॉल्व। सेकेंड पार्ट है एंड फाइंड इट्स स्पेसिफिक चार्ज इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको भी सॉल्व करते हैं। और स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बोल रहा है कि इसको आप x एज्यूम करके चलना है। चलिए सॉल्व करते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप वीडियोस पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ सबसे पहले आप क्या करो, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर में रखेंगे, डिवाइड करेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्वेश्चन में आपको ये प्रोवाइड किया गया है कि इनका जो वैल्यू है वो वैल्यूज क्या है, x है। यस, अब हमें निकालना है क्या, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ म्यूऑन। चलिए इन्हें भी लिखते हैं, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ म्यूऑन। ये कैसे निकालेंगे, इनका चार्ज ऊपर रखेंगे। तो आपको मैंने बताया था इनका चार्ज भी क्या होता है, निगेटिव म्यू1 है तो इनका भी ई ही होगा, ई के इक्वल होगा या पी के इक्वल बोल सकते लो, दोनों तो बराबर ही होते हैं ई। और मास ऑफ म्यू1 एम म्यू। क्लियर, अब आप क्या करोगे, ये जो मास ऑफ म्यू1 के बारे में बोल रहा है कि ये 208 टाइम्स हैवियर है इलेक्ट्रॉन से, तो आप इनका वैल्यू पुट करिए यहाँ पे। जब इस वैल्यू को पुट करोगे बच्चे तो ये आएंगे, इनको आप इसके टर्म में पुट करो तो ये क्या वैल्यू आएंगे, 208 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, और आप देख सकते हो यहाँ से क्लियरली, आपको क्या देखोगे कि ये जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है, x है। या चाहो तो आप ऐसे कर लो, चाहो तो आप डिवाइड भी कर सकते हो, तो डिवाइड करोगे फिर भी आंसर आ जाएंगे आपके। तो ये वैल्यू है आपके आ जाएंगे x। क्लियर, तो x और नीचे में 208 है तो ये पूरा वैल्यूज आ जाएंगे आपके x/208। अगर आपसे पूछा गया क्वेश्चन में फाइंड स्पेसिफिक चार्ज इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसका स्पेसिफिक चार्ज पूछ रहा है आपका, म्यू1 का। तो म्यू1 का जो स्पेसिफिक चार्ज होगा वो होगा x/208। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये कैसे हमने किया, पहले इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज निकाला, फिर म्यूऑन का स्पेसिफिक चार्ज निकाला, फिर हमने ये चीज किया। क्लियर, आप ऐसे भी नहीं कर सकते हो तो एक और उपाय है आपके पास, डिवाइड कर लो इनको,
जैसे E/208 Me है। जब इनको डिवाइड करोगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से तो ये Me ऊपर चले जाएंगे, तो Me आ गए ऊपर और E आ जाएंगे नीचे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेंगे क्या, नीचे में 208 और इनके बदले हमने x पता है हमें, तो ये क्या आ जाएंगे वैल्यू x/208। मैंने ये कैलकुलेशन नहीं करने के लिए ये डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया था। चलिए इसी तरह का आपसे एक दो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप ट्राई करके, एक क्वेश्चन दूंगा इसके रिलेटिव, वो क्वेश्चन आप ट्राई करके आओगे, मैं अगले वीडियोज़ में उनका सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। चलिए लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन फटाफट। चलिए बच्चे देखते हैं, क्वेश्चन है आपका, ये आपको सॉल्व करके लाना है, होमवर्क है आपका। फिर भी मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। A specific charge of which of the following subatomic particle is expected to be undefined? Undefined means क्या है कि कोई सबएटॉमिक पार्टिकल्स है, लेट ये एटॉमिक पार्टिकल्स आई है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं उनका रिलेटिव मास और यहाँ पे हम लिखते हैं उनका रिलेटिव चार्ज। और स्पेसिफिक चार्ज हम कैसे निकालते हैं, स्पेसिफिक चार्ज हम निकालते हैं चार्ज डिवाइडेड बाय मास। तो आपको अनडिफाइंड होने के लिए क्या, अनडिफाइंड होने के लिए जो ये इसका डिनोमिनेटर है, दैट मीन्स कि उनका रिलेटिव मास है, वो रिलेटिव मास 0 होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी नंबर में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो हमें निकलता है अनडिफाइंड। तो आप देख लो इसमें से कौन सा ऐसा सबएटॉमिक पार्टिकल्स है जिनका रिलेटिव मास 0 है। बस इतना ही हिंट दूंगा बच्चे, अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही चुका है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं और फिर मैं नेक्स्ट वीडियोज में इसका सॉल्यूशन दूंगा कि कौन से थे। एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, उसके रिगार्डिंग मैं आपको 2 क्वेश्चन और दूंगा, वो भी आपको सॉल्व करके लाने हैं। चलिए मैं इसको जल्दी से इरेज करता हूँ, आप इनको लिख करके सॉल्व करके लाना है। चलिए बच्चे ये क्वेश्चन देखते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, इफ मास ऑफ प्रोटॉन इज हाफ देन व्हाट शुड बी परसेंटेज चेंज इन एटॉमिक मास ऑफ O816 एलिमेंट। मीन्स ऑक्सीजन एलिमेंट के बारे में आपसे कुछ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इंफॉर्मेशन कुछ प्रोवाइड किया है कि अगर मास ऑफ प्रोटॉन को हाफ किया जाए तो इनकी एटॉमिक मास में कितने का परसेंटेज चेंज होगा, ये आपसे पूछ रहा है कि इनका एटॉमिक मास कितने का परसेंटेज चेंज होगा। चलिए देखते हैं। इनिशियली अगर आप बात करते हैं ऑक्सीजन की तो O8 और 16 होता है। जो आपका यह 8 है वो दिखा रहा है इसका एटॉमिक नंबर। क्या है ये, एटॉमिक नंबर, और यह रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को, नंबर ऑफ प्रोटॉन। इससे आपको क्लियर हो रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 8 है। दिस इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 8। और ये जो नंबर है वो दिखाते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसको हम लोग बोलते हैं मास नंबर। ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और आपको पता चल चुका है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है, तो आप 8 रखोगे। इसको पहले ऐसे कर लेते हैं। आपको यहाँ पे 16 प्रोवाइड किया गया, 16 इज इक्वल्स टू 8 प्लस n। ये तो एकदम बेसिक सा चीज है, ऐसे ही निकल जाता है, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप करके। तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएंगे 8। सिंपल है। इनमें से इनको इन मास नंबर में से जो आप एटॉमिक नंबर क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि मास ऑफ प्रोटॉन को हाफ करना है। तो मास ऑफ प्रोटॉन मीन्स ये हुआ जो आपके पास 8 प्रोटॉन है, इसके नंबर को हाफ नहीं करना है। कंफ्यूज नहीं होता, डोंट बी गेट कंफ्यूज्ड, because it is clearly said that mass of proton is half। प्रोटॉन के मास को हम हाफ कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एरो के साथ, ताकि आप और अच्छे से क्लियर हो जाए क्या कि मास ऑफ प्रोटॉन इज हाफ व्हेन मास ऑफ प्रोटॉन इज हाफ। इनको मैंने आधा किया, स्टार्टिंग में 8 और 16 है, तो जब इनको आप हाफ करोगे तो क्या होंगे बच्चे, ये अगर मैं यहाँ पे 8 लिखूंगा या 4 लिखूंगा, कोई सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैं 4 लिखूंगा, लेकिन 4 नहीं लिखना है, क्योंकि ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो है आपका एटॉमिक नंबर, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है।
नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम हाफ नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके मास को हाफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा अभी भी 8 ही लिखा जाएगा। और ये जो ऊपर में जो लिखा होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। नंबर को मैंने हाफ नहीं किया, इसीलिए वो अभी भी 16 लिखे जाएंगे। तो रिप्रेजेंटेशन में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आया ना। लेकिन क्वेश्चन में रिप्रेजेंटेशन नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट शुड बी परसेंटेज चेंज इन एटॉमिक मास। ये क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए एटॉमिक मास और ये मास नंबर दोनों अलग अलग चीज है। अगर नहीं पता है तो जब हम पढ़ाएंगे मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर तो आपको पता चल जाएंगे। ठीक है बच्चे, चलिए जब आपको एमपी को मास ऑफ प्रोटॉन को हाफ करोगे तो क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन था आपके पास, पहले भी 8 थे और अभी भी 8 रहेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पहले भी 8 थे, अभी भी 8 रहेंगे। बट नंबर ऑफ प्रोटॉन पहले 8 मिलकर के बन रहे थे 8 MP, अब वह 8 MP नहीं बन के 4 MP बनेंगे। मीन्स सारे आधे हो जाएंगे, तो 8 MP नहीं बन के वो 4 MP हो जाएंगे। और ये तो आपको पता ही है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों इक्वल्स होते हैं, तो आप इनको 8 MP लिख सकते हो। मेरी बात समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी 8 है, लेकिन 8 मिल करके 8 MP ना बना करके 4 MP बनाएंगे, क्योंकि सारे के सारे का मास जो है सो आधा कर दिया गया है। क्लियर। और पहले क्या था, पहले आपके पास 8 MP थे इनिशियली में, और ये भी न्यूट्रॉन भी 8 MP थे, तो इन टोटल हो गया था आपके पास 16 MP। ये था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर। अब आप देख सकते हो इनका टोटल कैलकुलेट करोगे तो ये आपको मिलने वाले हैं 12 MP। आप देख सकते हो डिफरेंस, पहले जो मास था एटॉमिक मास वो 16 MP था, अब जो मास आया है वो 12 MP आया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक डिक्रीमेंट दिख रहा है ना 16 से 12 में, तो ये डिक्रीमेंट कितने का हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है 4 का। आपको जो क्वेश्चन है पूछ रहा है परसेंटेज चेंज, परसेंटेज डिक्रीमेंट पूछ रहा है, तो परसेंटेज डिक्रीमेंट हम कैसे निकालते हैं। हालांकि मेरे पास स्पेस है नहीं, फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ नीचे की तरफ थोड़ा सा। चलिए, तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में कि जो भी चेंज हुआ उस चेंज को आप ऊपर में राइट करो, नीचे में आप ओरिजिनल वैल्यू लिखो और इनको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ये आपको आ जाएंगे। तो कलर चेंज कर देते हैं सो दैट कि आपको अच्छे से विजुअल हो। तो चेंज कितने का हुआ 16 - 12, तो चेंज आ गया आपके 4 का। तो 4 डिवाइड करेंगे ओरिजिनल से, ओरिजिनल कितना था आपका 16, मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 100 से, क्योंकि परसेंटेज 100 के रिस्पेक्ट में होते हैं 100। यू में क्लियरली सी दैट 4 से कट जाएंगे तो आ जाएंगे 4 एंड दिस बिकम्स 25%। क्लियरली। तो 25% का क्या हो गया, डिक्रीमेंट हो गया। क्लियरली। तो ये क्वेश्चन था, एक बेसिक क्वेश्चन था, बस इसमें समझना ये था कि क्वेश्चन में लिखा हुआ मास ऑफ प्रोटॉन इज हाफ, इसका मीनिंग ये होता है कि प्रोटॉन का मास को हाफ किया गया, न कि उनके नंबर को हाफ किया गया। जैसे अगर मैं बोलूं कि 2 लड़के हैं, 2 लड़के का मास आधा किया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों लड़के मिलाकर के 1 लड़के नहीं हो जाएंगे, वो अभी भी 2 लड़के ही रहेंगे। बट वो पहले एक लड़का था 30 kg का, सेकेंड लड़का भी था 30 kg का, तो अब वो लड़का 15 kg का हो गया, अब वो 15 kg का हो गया। मीन्स उनका मास जो था वो हाफ हो गए हैं। क्लियर। बल्कि उनका नंबर हाफ नहीं हुए हैं। तो ये जो है वो उनका नंबर है और ये उनका मास है। तो आप देख सकते हो कि मास मैंने हाफ किया है। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए इन्हें, फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे क्लासरूम में आकर के कमेंट करें। ठीक है बच्चे। चलिए, अब मैं इसके रिगार्डिंग आपको 2 क्वेश्चन देने वाला हूँ, ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करके लाने हैं। चलिए बच्चों, आपको ये 2 क्वेश्चन है, ये होमवर्क है, आपको इनको सॉल्व करके हमें पर्सनली व्हाट्सएप करना है, सो डैट कि मैं आपको चेक करूं आपने सही सॉल्व किया या रॉन्ग किया है। कोई डाउट हो तो मुझे पूछिए। जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसी के बेसिस पे ये दोनों क्वेश्चन है, ये दोनों आपका होमवर्क है, इनको करना है। अब हम देखते हैं कि जितने भी ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, उस फंडामेंटल पार्टिकल्स किन किन कैटेगरीज के अंदर आते हैं, तो उनको देख लेते हैं। उसके बाद आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रॉन के बारे में
और न्यूट्रॉन का कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ बिहेवियर है, उन बिहेवियर के बारे में। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बिहेवियर है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ करके, क्योंकि इंटरेस्टिंग है। वो चीज़ें जल्दी मिलती नहीं है हर जगह, बुक्स में भी बहुत कम जगह मिलते हैं, तो आई होप अच्छा लगेगा आप लोगों को। चलिए पहले हम पढ़ते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स के क्लासेस के बारे में। एक बार मैं इनको इरेज करता हूँ, मैं उनको अच्छे से राइट डाउन कर देता हूँ, फिर मैं समझाऊंगा उनको। चलिए बच्चे देखते हैं इनको। अब फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर 3 बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। आपको मैंने बताया था कि आपके स्टेज पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स एज्यूम करके चलना है। वैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स बहुत सारे हैं, जैसे सिग्मा, क्वार्क्स, हाइप्रॉन्स, लेप्चॉन्स, पियॉन्स, मेजॉन्स, ग्लूऑन्स, हैप्रॉन्स। बट इस स्टेज पे आपको सिर्फ 3 को कंसिडर करना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। और ये जो है किस क्लास के अंदर आते हैं उसके बारे में, ऑफ एटम अमॉन्ग्स्ट वेरियस क्लासेज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स को 4 क्लासेज में हमने डिवाइड किया है। जैसे में एक है बैरियॉन्स, फिर है मेजॉन्स, लेप्चॉन्स और इंटरमीडिएट बोजॉन्स। अब बैरियॉन्स के अंदर कौन कौन से आते हैं? जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन, ये आते हैं बैरियॉन्स के अंदर। न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये आते हैं बैरियॉन्स के अंदर। इनके अलावा भी पार्टिकल्स आते हैं, बट उन आपको जानने की जरूरत नहीं है, ETC में लगा देता हूँ कि आपको बैरियॉन्स के अंदर पढ़ने हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बारे में। मेजॉन्स के अंदर पढ़ने हैं आपको पाई प्लस पियॉन्स, या फिर पाई प्लस मेजॉन्स भी बोलते हैं इनको कभी कभी। पाई प्लस पियॉन्स, पाई माइनस पियॉन्स एंड पाई जीरो, दैट इज न्यूट्रल, पाई जीरो पियॉन्स। ये सारे एलिमेंट्री पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। लेप्चॉन्स के अंदर आते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन जो है सो फंडामेंटल पार्टिकल्स के किस क्लास के अंदर आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो लेप्चॉन्स के अंदर आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार। इलेक्ट्रॉन्स जो है सो किस क्लास के अंदर आते हैं, तो लेप्चॉन्स के अंदर आते हैं। ठीक है बच्चे। और इनमें एक है और हाइपेरॉन्स, जिसका नाम है हाइपेरॉन, ये भी आते हैं लेप्चॉन्स के अंदर। और इंटरमीडिएट बोजॉन्स के अंदर आते हैं सिग्मा और क्वार्क्स। इनके बारे में आपको, क्वार्क के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है, बस नाम सुनना है और कुछ खास नहीं पढ़ना है, वो भी 12th क्लास में आपको पता चलेगा, सिग्मा एंड क्वार्क्स। तो ये बस आप चाहो तो इन टेबल को याद रख सकते हो। अगर वो नहीं भी याद आ सकता तो सिर्फ इतना तो जरूर याद रखना कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस क्लास के अंदर आते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं बैरियॉन्स के अंदर और इलेक्ट्रॉन आते हैं लेप्चॉन्स के अंदर। तो आज का क्लास यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रॉन एंड इट्स चार्ज। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लासेस होने वाला है। चलिए, थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।